नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया का मुकदमा। मैं हूं अर्चना सिंह। नमस्कार, मैं हूं कुंदन जम्या। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। सभी पार्टियां पूरे दमखम के साथ तैयारियों में लगी हैं। एक ओर वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की जा रही है तो दूसरी ओर बयानबाजी का दौर जारी है। चुनाव नजदीक आते ही नेताओं का धार्मिक प्रेम भी जाग जाता है। किसी का हिंदू प्रेम तो किसी का मुस्लिम प्रेम। इन सब के बीच यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को बांके बिहारी नाम से चिढ़ होती है। मथुरा, अयोध्या और काशी से उन्हें चिढ़ होती है। अखिलेश धर्म को अंधविश्वास मानते हैं। भगवान के नाम से किसे चिढ़ है और किसे प्रेम, ये तो वही जाने। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि चुनाव आते ही नेताओं का हिंदू प्रेम जागता है। चुनाव में कभी भगवान राम को बीच में लाया जाता है, कभी भगवान कृष्ण को। ऐसे में सवाल यही कि आखिर कृष्ण है किसके और चुनाव में ये कृष्ण किसका बेड़ा पार लगाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव जी के बयान पर एक तरह से मैं कहूँ और राधे राधे से ही उनको चिढ़ होती है। भगवान बांके बिहारी जी से उनको चिढ़ होती है। मथुरा, अयोध्या, काशी से उनको चिढ़ होती है। सुना आपने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम का ये बयान। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बता रहे हैं कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को बांके बिहारी से चिढ़ होती है। उनको मथुरा, अयोध्या, काशी से चिढ़ होती है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव जी के बयान पर एक तरह से मैं कहूँ और राधे राधे से ही उनको चिढ़ होती है। भगवान बांके बिहारी जी से उनको चिढ़ होती है। मथुरा, अयोध्या, काशी से उनको चिढ़ होती है। और इस प्रकार का बयान कि नोएडा की चर्चा करते हुए धर्म को अंधविश्वास कहना, यह करोड़ों आस्थावान लोगों का अपमान करने का काम है। मैं उनके इस बयान की आलोचना करता हूँ और तत्काल यह बयान वहाँ पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, जिसके साथ साथ सभी पार्टियां अपना वोट बैंक साधने में जुट गई हैं। वोट बैंक साधने के लिए हर जुगत लगाई जा रही है। इसी जुगत के तहत भगवान राम के बाद अब चुनावी रण में बांके बिहारी आ गए हैं। हर कोई भगवान श्री कृष्ण की लीला का गुणगान कर रहा है। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव भी इसमें पीछे नहीं है। उनका दावा है कि हर दिन उनके सपने में भगवान कृष्ण आते हैं। रात में हम पे आए, रात में हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है। और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं। हर दिन, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना करके कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है। इनके तो पत्र में लिखा है, हमें हर दिन सपनों में आते हैं। अखिलेश यादव के इस बयान के आने के बाद योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा में भगवान कृष्ण के सपने को लेकर तंज कसा था। सुनिए कितने मजे लेकर सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर ताना मारा था। कुछ लोगों को लखनऊ में सपने आ रहे होंगे और उनके सपने में भगवान कृष्ण आ रहे होंगे और कह रहे होंगे कि अरे अपनी नाकामयाबियों पर अब तो रो जाओ। जो कार्य तुम नहीं कर पाए वह बीजेपी की सरकार ने कर दिया है। भगवान कृष्ण आज उनको कोस रहे होंगे और इसलिए कोस रहे होंगे क्योंकि भगवान कृष्ण ने उनको यह भी जरूर कहा होगा कि जब तुम्हें सत्ता मिली थी तब मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव के लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन वहां पर कंस को पैदा करके जवाहर बाग की घटना जरूर करवा दिए थे। सियासत की इस लड़ाई में बांके बिहारी श्री कृष्ण का अवतरण क्या रंग दिखाएगा, इसका तो चुनाव के नतीजों के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी जो लड़ाई है वो इस बात की है कि बांके बिहारी किसके हैं।
तो सवाल यह है कि चुनाव आते ही नेताओं को भगवान क्यों याद आ जाते हैं, और क्या धर्म को अंधविश्वास कह के अखिलेश यादव ने बैठे बिठाए बीजेपी को एक मुद्दा दे दिया है, ऐसा मुद्दा जिसको लपकने में बीजेपी जरा भी देर नहीं करेगी। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर विजय राठी हमारे साथ हैं, मुकेश राजपूत बीजेपी के सांसद हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल हमारे साथ हैं और कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता हमारे साथ हैं। सबसे पहले डॉक्टर राठी, क्या बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया बीजेपी को, और क्या वाकई अंधविश्वास और आस्था और धर्म में कोई फर्क नहीं है आप लोगों के लिए? आप मुद्दे की जब बात करती हैं तो ये तो भारतीय जनता पार्टी से आपको पूछना चाहिए। हालांकि सवाल आपने मुझसे पूछा, मैं उसका जवाब दूंगा कि जो मेन मुद्दे हैं उससे भारतीय जनता पार्टी ध्यान हटाना चाहती है, और ध्यान हटा करके और ध्यान भटका करके ऐसी जगह ले जाना चाहती है इस चुनाव को कि जो इनके हिसाब से चले, लेकिन हम जानने नहीं देंगे। नहीं राठी साहब, मुद्दे तो आप लोग भटका रहे हैं। क्या अखिलेश यादव ये नहीं कहा कि मुख्यमंत्री चूंकि नोएडा गए और नोएडा को लेकर के एक मिथक रहा है, पिछले 2 मुख्यमंत्रियों को जो भी मुख्यमंत्री गया वो दोबारा सत्ता में नहीं आया, इस मिथक का जिक्र क्या आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नहीं किया? देखिए, आपने क्या है, आप कौन सी चीजें आपको उठानी है कौन सी नहीं उठानी है तो आप पर निर्भर करता। सचिन तेंदुलकर का हम सुनते थे, वो जेब में लाल जो है रुमाल रख करके वो खेलते थे। क्या कहेंगे आप इसको? आप आलोचना करेंगे? बड़े बड़े लोग हैं जो भगवान के यहाँ कोई सोने का मुकुट पहनाता है, बहुत सारे काम करता, कहने को हम कह सकते हैं भूखों को आप खिलवा दीजिए। सबकी अपनी आस्था है, बहुत सारी चीजें, और जिस लहजे में वो बोलते हैं राठी साहब और जिस तरीके से आप बात सुन लीजिए, अखिलेश यादव ने जो बात कही है शब्दशः वो बात हम बोल रहे हैं ना, तो यही तो पूछ रहे हैं, क्या धर्म कभी कभी अंधविश्वास होता है? ये अखिलेश यादव ने कहा है, ये बात हम अपने मन से तो नहीं कह रहे हैं। आप देखिए, सुनिए, आप कहीं रास्ते से जाएंगे, आप बहुत पढ़ी लिखी हैं, लेकिन अगर मैं आपको 2-3 जगह ऐसी बता दूं बालाजी कि कहते हैं वहां भूत नाचते हैं, आप उसको इग्नोर भी नहीं करेंगे और मानेंगी भी नहीं। डॉक्टर राठी, पहली बात आप सुनिए, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उनकी कही हुई हर बात का मतलब होता है और उनकी कही हुई हर बात को हम गंभीरता से लेते हैं, इसीलिए ये बात पूछ रहे हैं आपसे। लेकिन आप मुद्दे को घुमा रहे हैं, आप उस पर क्योंकि जवाब नहीं दे सकते। चलिए, बीजेपी के सांसद सुनेंगे नहीं, आप सुनेंगे नहीं, आप भटका रहे हैं ना, आप इस बात का जवाब दीजिए। भटकाना क्या? जो कुंदन ने कहा वो कह रहे हैं, वो अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं ना, इतना तो अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं कि नहीं? जब वो जिक्र करते हैं कि नोएडा नहीं आता, मैं नोएडा नहीं आता क्योंकि नोएडा आऊंगा तो मुख्यमंत्री नहीं बन पाते हैं या कुर्सी चली जाती है। नहीं, ये आपका एजेंडा है कि आपने सवाल ज्यादा लंबा पूछ लिया, जवाब आपने 5 सेकंड नहीं होने दिया। आप कहती है कि सीधा सीधा कोई एग्जाम चल रहा है कि ऑब्जेक्टिव टाइप आप भेजिए, क्या सब्जेक्टिव आंसर नहीं होता? क्या आप सुनेंगी? क्या टीचर जाके सीधा क्लास में क्या देता है, ये सवाल कर दो, क्या वो राठी साहब अपनी लाइन पे रहिए ना। नहीं राठी साहब, आपने ये कहा कि मुद्दे भटकाए जा रहे हैं। नहीं राठी साहब, दरअसल दिक्कत ये है, देखिए आप एजेंडे का आरोप लगाना बंद कीजिए, ठीक है? अब तो जनता फैसले के वक्त आ गया है, अब जनता फैसले। राठी साहब, अब सुन लीजिए, 30 सेकंड सुन लीजिए, फिर आप बोल लीजिएगा 30 सेकंड। राठी साहब, डॉक्टर राठी साहब, डॉक्टर राठी सुनिए, नहीं तो सिर्फ आप भी नहीं बोलेंगे। डॉक्टर राठी, सिर्फ आप भी नहीं बोलेंगे। नहीं डॉक्टर राठी, सिर्फ आप भी नहीं बोलेंगे, मैं आपको क्लियर कर दूं, सिर्फ आप भी नहीं बोलेंगे, सिर्फ आप भी नहीं बोलेंगे। डॉक्टर राठी, आप सिर्फ नहीं बोलेंगे, आप सुन लीजिएगा फिर बोल लीजिएगा। आपको सुनना पड़ेगा। चलिए डॉक्टर राठी, 30 सेकंड, लेकिन आप अपनी बात बोलेंगे, कोई भटकाएंगे नहीं, ना ही किसी को नसीहत देंगे। आप अपनी बात बोलिए। 30 सेकंड छोड़िए, आप मुझे 15 सेकंड लेकिन आप बीच में नहीं बोलिए। बोलिए। आप एक चीज बताइए कि आप तमाम क्या बेरोजगारी, क्या महंगाई, क्या अपराध, ये मुद्दे नहीं रहे क्या आज? जब इनकी हम बात करते हैं, उनकी बातें हम दूसरे पे आते हैं तो आप तुरंत कहते हैं महंगाई पे बात मत कीजिए, आप मुद्दे पे रहिए। अपराध पे बात मत कीजिए, आप इस पे रहिए। भाई, आप किस बात का जवाब देना आप बताएंगे कि मुद्दा भटक रहा है, ये आप डिसाइड करेंगे क्या पता हमारा जवाब वही हो। आपको नहीं देखे, आपको अगर नहीं वो जवाब लग रहा तो आप कहिए हम सेटिस्फाई नहीं है,
लेकिन आप ये कहें कि जी ये मत बताइए और भाई आप बात बोलिए डॉक्टर राठी, आप इतनी देर से ज्ञान दे रहे हैं, बात नहीं बोल रहे हैं। आप नहीं बताइए। खत्म हो गया राठी साहब, 30 सेकंड आपको खत्म हो गया। मुकेश राठी साहब अब 30 सेकंड आपने जाया कर दिया। मुकेश राजपूत जी, सवाल ये है कि आखिर जब जहां पर विकास का मसला होना चाहिए, जहां पर कोरोना का मसला होना चाहिए, जहां पर रोजगार का मसला होना चाहिए, जहां पर सड़क का मसला होना चाहिए, मूलभूत सुविधाओं का मसला होना चाहिए, वहां पर हम चर्चा इस बात को लेकर के कर रहे हैं कि किसके सपने में भगवान कृष्ण आते हैं और क्या कहते हैं। इस बात की चर्चा हो रही है, क्यों हो रही है? देखिए, मैं आपको पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुद्दा बहुत अच्छा लिया। दूसरा मैं बताना चाहता हूं, मैंने राठी साहब कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दा पे नहीं, मुद्दा को भटकाने से काम कर रही है। मैं बता दूं, जब भी चुनाव शुरू हुआ तो अखिलेश जी को जिन्ना दिखाई देने लगे। अखिलेश जी को दिखाई देने लगा कि साहब ये अयोध्या भी दिखाई देने लगा, कृष्ण भी दर्शन देने लगे, और वो कहने लगे कि साहब हमारे एजेंडा में काशी भी हमारे एजेंडा में थी, ये बीजेपी के एजेंडा में नहीं, मेरे एजेंडा में थी। अब वो दर्शन भी करने लगे। इससे पहले उनसे पूछिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि भगवान सबके, तो बड़ी दिक्कत है वो उद्देश्य लोगों को भटकाना चाह रहे हैं। मेरी बात सुनिए, एक तो आप लोग ये तय करते हैं कि हम क्या पूछें, चाहे वो राठी साहब हो चाहे आप हो। आप लोगों को सबसे आसान ये लगता है हम बात क्या करते हैं, आप जवाब क्या देने लगते हैं। मैं ये कुंदन ने जो पूछा उसी में मैं जोड़ूंगी कि इतनी सारी बातें होती हैं। मैं राठी जी का जवाब दे रहा हूं। मेरी बात का जवाब दीजिए, राठी जी का जवाब मत दीजिए, पहले मेरी बात का जवाब दीजिए। आप लोगों को सबसे आसान धर्म का मुद्दा ही लगता है सबसे। आपने पूरे में से एक धर्म की लाइन चुन ली। उन्होंने कहा धर्म कभी कभी अंधविश्वास होता, अखिलेश यादव ने कहा। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री आए थे योगी जी, तो अब वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। तमाम और बातें हुई, लेकिन इसी बात को क्यों सबसे ज्यादा आप लोग तवज्जो देते हैं? क्या ये एजेंडा आपको सूट करता है? नहीं, देखिए, हम लोगों ने हमेशा ही विकास का मुद्दा लिया है, और पूरे हमारे चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री जो हो, सबने यही कहा है कि मैं विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ूंगा। लेकिन जब अखिलेश जी कहते हैं तो उसका जवाब देना तो वाजिब है। जब उन्हें जिन्ना दिखाई देने लगते हैं, उन्हें अभी तक कहा जिन्ना इस देश को बनाने वाले जिन्ना, उन्हें लगता है कि देश को आजाद कराने वाले जिन्ना हैं, जिन्होंने धर्म मजहब के आधार पर देश का जिन्होंने बंटवारा किया, वो जिन्ना के गुण गाते हैं। और उनकी तुलना करते हैं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल से, जिन्होंने 556 रियासतों को अपने ही बूते पर उन्होंने इसमें विलय कराने का काम किया था, देश में विलय करने का काम किया था, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही विकास पे चुनाव लड़ रही है, विकास किया है। आप देख रहे होंगे कि गांव में शौचालय बनाए गए हैं, गांव में गरीबों के आवास बन रहे हैं, गांव में लोगों को खाद्यान्न फ्री मिल रहा है। एक बार नहीं, एक महीने में 2 बार लोगों को खाद्यान्न मिल रहा है। लोगों के यहाँ, सबके यहाँ गैस जा रही है, लोगों के यहाँ अब सबके खाते में भी पैसा जा रहा है, किसानों के खाते में 6,000 रुपए जा रहा, लोगों के किसानों की एमएसपी बढ़ाई गई है। आपको सबसे ज्यादा धर्म का मुद्दा करता है। विनोद बंसल जी, क्या 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश का, उसका एजेंडा सेट हो चुका है? काशी की बात होती है, अयोध्या की बात होती है, और अब तो उप मुख्यमंत्री मथुरा की बात भी करते हैं, और उसके बाद इस मुद्दे को उठा लेना, क्या एजेंडा सेट है? और यही एजेंडा दोनों तरफ को सूट करता है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष? देखिए, ये एजेंडा तो इन पॉलिटिकल पार्टीज का है। इन्होंने आपस में तय करना है कि आखिरकार कौन सा मुद्दा सपा को उठाना है, कौन सा मुद्दा बसपा को उठाना है, कौन सा बीजेपी उठाएगी। ये मेरा मुद्दा नहीं है। लेकिन हाँ, मैं एक बात कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 5 साल में एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई है, और वास्तव में जो उत्तर प्रदेश अभी तक इस्लामिक जिहादी आतंक से ग्रस्त था, वो उत्तर प्रदेश जहाँ पर की बहन बेटियां जो है घर से बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि इस्लामिक जिहादी कब उनको उठा ले जाएंगे कोई नहीं पता किसी को भी। ये उत्तर प्रदेश वही है जहाँ पर राम का नाम लेना बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के आप चीजें कह रहे हैं। नहीं, इस्लामिक जिहादी कब बेटियां उठा कर ले गए? सुनिए सही, मुझे मौका दोगे तो मैं आपको कुछ तथ्य रख मैं जवाब मैं पूरा कागज लेकर। राठी साहब, जब आप अभी सारे मेहमानों के पास जाएंगे, जब आपके पास आऊंगी तब आपका नाम लेंगे हम। आप बोलिए बंसल जी, अपनी बात पूरी करिए।
मैं मुझे लगता है अगर सार्थक बहस करनी है तो निश्चित रूप से आपको कुछ अंक और डाटा के साथ काम आना पड़ेगा आपको। मैं अभी जो है एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं आपको। विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश यानी जो एंटी लव जिहाद और एंटी कन्वर्जन बिल जो 27 नवंबर 2020 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा से पारित करवाया, लागू करवाया, उसके कुछ प्रथम 10 महीने के आंकड़े हैं जो मेरे सामने हैं। आपके सुधी दर्शकों को मैं चाहता हूं को पता लगनी चाहिए कि आखिरकार क्या है। मैं क्यों जिहादियों की बात करता हूं, मैं क्यों हिंदुओं को उत्पीड़न की बात करता हूं, मैं क्यों हिंदुओं को 2 दर्जे का नागरिक बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में जो प्रयास किए गए उसकी बात कर रहा हूं। आप देखिए कुछ आंकड़े आप भी नोट करिएगा मेरी बहन। देखिए 2021 के प्रथम 10 महीनों के अंदर अभी प्रियंका जी के पास भी जाना है। सब मेहमानों से एक कमेंट ले लूं, उसके बाद आपके पास आएंगे। 1 मिनट रुकिए, सबके पास एक कमेंट लेके तब आपके पास। बंसल जी बोलिए, डिस्टर्ब मत करिए, टाइम खराब होगा। हाँ, 2021 के प्रथम 10 महीनों के अंदर 135 केसेस दर्ज हुए एंटी लव जिहाद और ये जो धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत। आप देखिए देश के अंदर पहली एक सरकार है, पहली सरकार। अभी तो श्री कृष्ण की चर्चा हो रही थी साहब, बंसल साहब, अभी तो श्री कृष्ण की चर्चा हो रही थी और आप लव जिहाद का मामला भी जोड़ रहे हैं इस चर्चा में। नहीं होगी। नहीं बंसल साहब, मैं तो आश्चर्यचकित हूँ कि अभी तक तो हम ये कोशिश कर रहे थे भाई विकास के मसले पर क्यों नहीं राजनीति हो रही है, विकास के आंकड़े क्यों नहीं गिनाए जा रहे हैं, आप फिर लव जिहाद के आंकड़े जोड़ रहे हैं उसमें। ठीक है बंसल साहब, दोबारा आएंगे, दोबारा आपके पास आएंगे। सर प्रियंका जी हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस को लेते बंसल साहब, ये जिद अच्छी बात नहीं है, ये जिद अच्छी बात नहीं है, ये जिद अच्छी बात नहीं है। प्रियंका जी जवाब दीजिए, ऐसे मामलों पर ही क्या चर्चा होती रहेगी, ऐसे मामलों पर आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे क्या? प्रियंका जी, बंसल साहब हाथ जोड़ के अपील करो, थोड़ी देर के, थोड़ा देर इंतजार कीजिए, दोबारा आऊंगा मैं आपके पास। देखिए जनता के मुद्दों पर जो चर्चा नहीं करेगा, नहीं हिंदू मुस्लिम नहीं है बंसल साहब, ये चीज यहाँ मत कीजिए, हिंदू मुस्लिम की बात मत कीजिए यहाँ पर। प्रियंका जी, प्रियंका जी कहिए। जनता के मुद्दों पर जो बात नहीं करेगा, जब उस विषय पे चर्चा करेंगे तब आप अपने आंकड़े दीजिएगा। बीजेपी को समझने की बहुत जरूरत है कि आज जनता की जरूरतें क्या है। जनता के पास रोजगार नहीं है, 100 में से जो 86 लोग हैं वो उनके पास काम नहीं है आज की डेट में। अगर महिलाओं के अगर अपराध की बात की जाए, जो महिलाओं के खिलाफ उत्तर प्रदेश में अपराध हो रहे हैं, वो अगर जो है जो महिला आयोग है उसकी जो रिपोर्ट देखी जाए तो उससे पता चलता है कि सबसे ज्यादा केसेस उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। और आप देखिए कि महंगाई चरम पे है। अरे प्रियंका जी वही बात जो बात विनोद जी को कह रहे थे वही आपसे कहेंगे। यहाँ चर्चा हो रही है कि क्या वाकई इस बार के चुनाव में भगवान आ चुके हैं और भगवान के सहारे ही राजनीतिक पार्टियों की नैया पार लगेगी। आपकी पार्टी को भी क्या ये एजेंडा सूट करता है, या आपको लग रहा है बीजेपी और समाजवादी पार्टी लड़ाई में हम तो कहीं है ही नहीं? देखिए भगवान जो है आस्था का विषय है और आस्था जो है व्यक्ति विशेष की होती है। जिसकी आस्था भगवान राम में है वो राम को पूजेगा, जिसकी आस्था भगवान परशुराम में है वो परशुराम को पूजेगा। हमारी आस्था है कि हम जो मानव जाति है उसके कल्याण की बात करें। हम एम्स बनाते हैं, हम IIM बनाते हैं, वो ऐसे मंदिर होते हैं जहाँ पे सभी धर्म सभी जाति के लोग जाते हैं, शिक्षा पाते हैं, इलाज पाते हैं। हम मतलब अयोध्या में मंदिर नहीं बनना चाहिए था क्या? आप क्या कह रही है? काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पे काम नहीं होना चाहिए था? आपको ये लगा? आप ये कहना चाह रही हैं? ना बिल्कुल करिए, ये आस्था का विषय है, ये आप खुश करिए लोगों को, बिल्कुल करिए। हम भी सम्मान करते हैं, पर हम क्या करते हैं हम तो ये बता रहे हैं ना आपको मैडम जी, हम जो करते हैं। चलिए प्रियंका जी एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो सवाल यही है, क्या भगवान के सहारे 2022 की नैया पार होगी? राम के बाद कृष्ण और परशुराम हैं, क्या चुनावी मुद्दे? एक छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस लौटेंगे। तो इंडिया का मुकदमे में आज बात हो रही है। दरअसल नेताओं के सपने में कौन आता है और कौन क्या कहता है। अंधविश्वास, धर्म अंधविश्वास से यहां तक अखिलेश यादव कहते हैं। नोएडा को लेकर के वो जिक्र करते हैं कि नोएडा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए थे तो वो सत्ता में उनकी वापसी नहीं होगी। तो अंधविश्वास और धर्म को अंधविश्वास कहने के मामले पर बयानबाजी जोर शोर से चल रही है। इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है, अखिलेश यादव ने क्या कहा है और केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा है, ये हम आपको सुनाते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कुछ लोगों को लखनऊ में सपने आ रहे होंगे
और उनके सपने में भगवान कृष्ण आ रहे होंगे और कह रहे होंगे कि अरे अपनी नाकामयाबियों पर अब तो रो जाओ, जो कार्य तुम नहीं कर पाए वह बीजेपी की सरकार ने कर दिया है। भगवान कृष्ण आज उनको कोस रहे होंगे, और इसलिए कोस रहे होंगे क्योंकि भगवान कृष्ण ने उनको यह भी जरूर कहा होगा कि जब तुम्हें सत्ता मिली थी तब मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव के लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन वहां पर कंस को पैदा करके जवाहर बाग की घटना जरूर करवा दिए थे। रात में हम पे आए, रात में हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है, और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं, हर दिन। कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना आकर के कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है। इनके तो पत्र में लिखा है, हमें हर दिन सपनों में आते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री अखिलेश यादव जी के बयान पर एक तरह से मैं कहूं कि वह राधे राधे से उनको चिढ़ होती है, भगवान बांके बिहारी जी से उनको चिढ़ होती है, मथुरा, अयोध्या, काशी से उनको चिढ़ होती है, और इस प्रकार का बयान कि नोएडा की चर्चा करते हुए धर्म को अंधविश्वास कहना, यह करोड़ों आस्थावान लोगों का अपमान करने का काम है। मैं उनके इस बयान की आलोचना करता हूं और तत्काल यह बयान वापस ले सकता हूं। डॉक्टर राठी, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उन्हें भगवान कृष्ण सपने में आते हैं और कहते हैं इस बार उनकी सरकार बनेगी। कोई जानकारी आपको अभी आने लगे या पूरे 5 साल आते रहे भगवान श्री कृष्ण उनके सपने में? नहीं, आए तो पहले से बताया आपको, बताया उस दिन है जब पहले बीजेपी के सांसद ने, अर्चना जी, ये बोला था ना योगी जी को यहाँ से लड़ना चाहिए, तो कृष्ण भगवान समझ चुके, तो उन्होंने बताया था कि कहीं से लड़ ले, सरकार तुम्हारी बनने वाली। और मैं बता दूं, आज ये इतनी बौखलाहट जो है ना भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर, वो इसलिए है, चाहे वो प्रवक्ता हो, शाम से हम लोग भी इसी पे हैं, वो इसलिए है क्योंकि इनके जो मिनिस्टर हैं, जो इन्होंने सोचा भी नहीं होगा सपने में, वो भी डूबता जो जहाज है उसको छोड़ के जा रहे हैं, और अब देखेगा कितने लोग आए। ये दूसरी मैं बात बता दूं, अभी उससे पहले जवाब दे रहे थे, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, ये नाथुराम गोडसे के वंशज, ये कुलदीप सेंगर के वंशज, ये चिन्मयानंद को मानने वाले, जो छात्रा से मालिश करा रहा था, ये अजय टैनी को मानने वाले लोग हैं। अभी वल्लभ भाई पटेल का नाम लिया था इनके मुंह से, अरे इनसे पूछिए, आरएसएस पे बैन लगाया था उन्होंने, तो शर्म करनी चाहिए। ये अंग्रेजों के चापलूस, अंग्रेजों के कमीशनबाज, जो कहीं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दिखाई नहीं दिए, जो उनकी चिलम बढ़ते थे, ये चिलमजीवी आज ये बात करते हैं कि हिंदू खतरे में है। गायत्री प्रजापति का जिक्र भी बीजेपी वाले करते हैं। नहीं डॉक्टर राठी, गायत्री प्रजापति का जिक्र भी करते हैं। देखिए इसमें पढ़िएगा तो बहुत सारी लिस्ट सामने आ जाएगी, सरकार ने क्या क्या बचाने के लिए क्या किया, वो बहुत सारी चीज आ जाएंगी। कौन चिलम बढ़ता था ये पता होना चाहिए। अरे प्रधानमंत्री जी, हिंदू खतरे में है तो सरकार बनाती क्यों है बीजेपी? भाई जब बीजेपी आती है हिंदू खतरे में होता। 7 तो 9 लोग किसान आंदोलन में शहीद हुए, वो हिंदू नहीं थे। 95 लड़के, छोटे बच्चे जो ऑक्सीजन की कमी से गोरखपुर में एक्सपायर हुए, वो हिंदू नहीं थे। 5000 शिक्षा मित्रों ने आत्महत्या कर ली, वो विनोद बंसल ने दिखाई नहीं दिया आपको, वो हिंदू नहीं थे। नहीं राठी साहब एक से बता दें, राठी साहब केशव प्रसाद मौर्य तो बार बार पूछ रहे हैं। राठी साहब, कृष्ण भगवान, नहीं राठी साहब जवाब दे रहा हूँ, कुंजन जी आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ मैं। कृष्ण भगवान इन बीजेपी रूपी कौरवों का वध करवाने के लिए, सुन लीजिए आप मेरा एक छोटा सवाल सुन लीजिए, फिर आप जवाब दे लीजिएगा। राठी साहब, कभी सोचते हो ना कुंदन, भगवान ऊपर बैठ के सोचता होगा कि मैंने तो कुछ नहीं किया, ये लोग मुझे लड़ाते रहते हैं। ठीक है राठी साहब, मैं एक चीज जानना चाहता हूं, केशव प्रसाद मौर्य ने जिस दिन ट्वीट किया कि भाई अब मथुरा की बारी है, उस दिन से वो अखिलेश यादव से पूछ रहे हैं कि मथुरा को लेकर के स्टैंड समाजवादी पार्टी का और अखिलेश यादव का क्या है? क्या वो भी भव्य मंदिर बनाना चाहते हैं, बनते हुए देखना चाहते हैं? जो भगवान अगर कृष्ण आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के सपने में आ रहे हैं और सरकार बना रहे हैं, तो सरकार बनने के बाद क्या वहां पर भव्य श्री कृष्ण जी का मंदिर बनेगा क्या? देखिए ऐसा है कि जो चीजें जिस समय पे जरूरी होती हैं वो चीजें पूर्ण होती हैं।
बात समझने की है कि आपका मेन फोकस किस पे। क्या आप रोजी देखिए कुंदन जी, अब सुन तो लीजिए ना, जवाब ही तो दे रहा हूं। अब फिर वो आप पूछते हैं हाँ ना, आप जवाब नहीं दे रहे ना, आप जवाब ही दे रहा हूं। आप जवाब नहीं दे, डाल रहे जवाब। आस्था अपनी जगह है, आस्था अपनी जगह है, वो सर्वोपरि है। क्या रोजगार या भूखा पेट उसका सवाल नहीं है क्या? आप जवाब दीजिए कुंदन जी। चलिए, किस चीज का आप पहले जिक्र करेंगे? जिस समय पे कोरोना चल रहा था, लोग किसके दर्शन करने जा रहे थे? मंदिर, मस्जिद, चर्च के, कि अस्पताल ढूंढ रहे थे? आप ये जवाब दीजिए ना, आप पढ़े लिखे हैं। नहीं, आप बताइए कि अस्पताल ढूंढ रहे थे कि मंदिर मस्जिद ढूंढ रहे थे? लोग अस्पताल ढूंढ रहे थे, अस्पताल। इसलिए मेरा प्रेफरेंस कोरोना पॉजिटिव होते हुए भी लोगों के लिए बराबर लड़ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी कोरोना के लिए काम कर रहे थे। डॉक्टर राठी जवाब ले लेते हैं, 2 वक्त की रोटी मुकेश राजपूत से जवाब ले लेते हैं। वो मेरा प्रेफरेंस है। डॉक्टर राठी, बाकी आस्था हमारी अपनी जगह है, भगवान कनकण में है, को भी शामिल करते हैं। आपके स्टूडियो में भी है। आप बोलिए मुकेश राजपूत जी, क्यों आप बात नहीं करते स्वास्थ्य सुविधाओं की? क्यों आप विकास की बात नहीं करते, रोजगार की बात नहीं करते? भगवान कृष्ण किसके सपने में आते हैं? अंधविश्वास और विश्वास की बात आप करते हैं, क्यों करते हैं? ऐसी बातें क्यों करते हैं आप? मुकेश राजपूत से सवाल है, राठी साहब सुन लीजिए। हाँ अंजना जी, मैं आपको बता दूं, अखिलेश जी के सपने में कहीं पर भी कृष्ण भगवान तो नहीं आएंगे। मेरी नजर में उनके सपने में यदि आते होंगे तो बाबर आते होंगे, क्योंकि वह बाबर के पैरोकार हैं। और क्योंकि उनकी जो शासन चला, उन्होंने जब मुख्यमंत्री रहे, मुख्यमंत्री के शासन काल में उन्होंने जो काम किए वो कंस जैसे काम किए। उनके सपने में कंस आ रहे होंगे, या मैं कह सकता हूं उन्होंने जो कोई विकास काम किया, बाबरी उन्होंने कब्रिस्तान बनवाए, बाउंड्री बनवाई, तो कब्रिस्तान उनके सपने में आ रहे होंगे। कहीं भगवान कृष्ण उनके सपने में नहीं आ रहे होंगे। दूसरा, अभी आप कह रहे थे हमारे राठी जी कि कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया वो यहाँ नहीं पूरे विश्व में इसकी सराहना हो रही है। राठी जी को ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए। और कोरोना से कैजुअलिटी भी उत्तर प्रदेश में सबसे कम हुई। माननीय योगी जी बीमार होते हुए, कोरोना पॉजिटिव होते हुए, उसके बावजूद भी लोगों की सेवा में निरंतर प्रयासरत राठी साहब सुन लीजिए ना, जब आप बोल रहे थे तो वो भी बोल रहे थे। डॉक्टर राठी, जब आप बोल रहे थे तो सब सुन रहे थे, आप भी सुनिए थोड़ा। दूसरे की बात विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कह रहा है। दूसरा, विकास की बात रही, उत्तर प्रदेश में एक एक्सप्रेस वे अखिलेश जी ने बनवाया था। आज उत्तर प्रदेश में 5-5 एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, और 5-5 एक्सप्रेस वे बड़ी तेजी से, 2-3 तो बन चुके हैं, 2 पर बड़ी तेजी से काम चल रहा है। और हम बताते हैं गांव-गांव में बिजली आ रही है। और भारतीय संस्कृत के जो प्रतीक, मतलब आप कह रहे हैं कि आप लोगों ने वो काम कर दिया कि अब उत्तर प्रदेश में शायद किसी काम की जरूरत ही नहीं बची है। बंसल जी, जो मुद्दे हैं जो होने चाहिए चुनाव में, क्या वो मुद्दे छोटे हो जाते हैं? क्या जनता से जुड़े मुद्दों की बात नहीं होती है? क्यों ऐसा है? इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, 2 बातें बड़ी महत्व की हैं कि जो राजनेता ये कह रहे हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये और वो, उन लोगों से जनता खुद पूछ रही है कि जब तुम्हारा शासन था तब क्यों नहीं खत्म हुआ? ये जो कांग्रेस जो पिछले 60 सालों में जिसने राज किया, वो जो है वो आप लोगों से आप पूछ रही है कि ये क्यों नहीं खत्म हुए? तो ये तो सब चीजें देखिए चल रहे थे, चल रहे हैं, चलते रहेंगे, कभी कुछ कम और कभी ज्यादा। लेकिन आप देखिए कि देश के अंदर जो खासकर उत्तर प्रदेश जो विश्व का सबसे बड़ा राज्य है, और आप देखिए कि उसके अंदर 2 हमारे आराध्य देव का जन्मस्थली है। भगवान श्री राम की भी जन्मस्थली उत्तर प्रदेश के अंदर है, भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली उत्तर प्रदेश है, और काशी विश्वनाथ का तो भव्य मंदिर है वहां पर, है ये। लेकिन इन सब को किस तरह से सांस्कृतिक लोगों ने, बाबर और बाकी जो मुगल आक्रांता थे, उन्होंने उसके ऊपर कुठाराघात किए। आप मुझे बताइए कि जिस तरह से भगवान श्री राम की जन्मभूमि को मुक्ति मिली है, क्या ऐसी मुक्ति भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को नहीं मिलनी चाहिए? क्या ये मैं बीजेपी को छोड़ दीजिए एक साइड में, क्या समाजवादी पार्टी, बंसल साहब, क्या ये चुनावी एजेंडा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए? बंसल साहब, मैं सिर्फ एक लाइन में सवाल पूछ रहा हूं। बंसल साहब, अपने जवाब दीजिए, क्या ये चुनावी एजेंडा होना चाहिए कि मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर जिस तरीके से अयोध्या में बन रहा है वैसा मंदिर बनना चाहिए? क्या चुनावी एजेंडे में ये शामिल होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये कह रहा हूं, देखिए चुनावी एजेंडा का विषय नहीं है, लेकिन ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि देश के अंदर एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की शुरुआत तो हुई है ना। उत्तर प्रदेश में पहली बार ये एंटी लफ्जियात कानून बना, हिंदुओं को उत्पीड़न का जो शिकार हो रही थी बेटियां, ये उत्तर प्रदेश के अंदर जो दंगाइयों पर अंकुश लगा,
उनकी प्रॉपर्टी जब्त हुई। ये पहली बार हुआ है, ये पहली बार उन लोगों की रिकवरी हुई है जो कि कोरोना फैला रहे थे और बार-बार प्रॉपर्टी का नुकसान पहुंचा रहे थे, उन पर रिकवरी हुई है। ये पहली बार हुआ है। ठीक है, राठी साहब आपको अवसर मिलेगा, राठी साहब आपको अवसर मिलेगा, लेकिन जरा प्रियंका जी बैठाए तो उतना समझ में नहीं आता मेरे को। देखिए राठी साहब एक बात सुनिए, बंसल साहब एक मिनट, राठी साहब जब आप बोलते हैं तो सब सुन रहे हैं, आप भी सुनने की थोड़ी सी आदत डालिए, ऐसे नहीं होता। दो प्रवक्ता है ना, नहीं बीजेपी के नहीं है आप, लेकिन सबको दो प्रवक्ता है, देखिए सबको बोलने का मौका मिलेगा। आप सुनिए, प्रियंका जी आपकी तरफ है ना, प्रियंका जी भी आपकी तरफ है, दोनों का आपने बीच में ठोक दिया। प्रियंका जी बनता है हमारा, प्रियंका जी विपक्ष जो है भटक जाता है क्या? मैं किसी के साथ नहीं बैठी हूँ, नहीं ठीक है, मैं इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं, उन्होंने बैठे हैं सब यहाँ, नहीं सत्ता और सत्ता के विरोध के हिसाब से कहा अर्चना जी। मैं ये जानना चाहता हूँ प्रियंका जी, क्या इन्हीं मसलों पर भटक जाती है क्या डिबेट? क्या इन्हीं मसलों पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं जिसका जिक्र होना चाहिए और जिसका ही बार बार जिक्र होना चाहिए, जिस पर सवाल पूछना चाहिए? राठी साहब ने कोरोना काल में अस्पतालों का मुद्दा उठाया, चलिए अच्छी बात है, लेकिन इसी का जिक्र बार बार होना चाहिए, वो मिसिंग हो जाती है क्या वो चीजें विपक्ष की तरफ से? देखिए विपक्ष की तरफ से मिसिंग होना ऊपर वैक्सीन करने देगी ना, वैक्सीन बता रहे थे, इस बार जो है जनता पूछेगी ना भैया कि आपका पत्र था, संकल्प पत्र लिखा था, जिसको आपने बड़े बड़े शब्दों में संकल्प पत्र बोला था, उस संकल्प पत्र का क्या हुआ भाई? अरे आपने गन्ने का भुगतान 14 दिन में करने का वादा किया था और ऑन चैनल किया था, तो वो कहा साहब आपको ऑडियो बंद नहीं है, लेकिन अब आप सुन लीजिए, आप बोल चुके हैं, प्रियंका जी को सुन लीजिए, फिर आपके पास आएंगे। सुन लिया बंसल साहब, ये कहना चाहता हूँ आखिरकार हिंदुओं का दोहन कब तक होता रहेगा? अरे ठीक है, यहाँ तकरीर के लिए नहीं, यहाँ भाषण के लिए नहीं, यहाँ भाषण देने के लिए नहीं है। मुस्लिमों की तो बात ही नहीं हो रही, हिंदुओं के दोहन की बात कहाँ से आ गई बंसल साहब? मैं क्या हूँ ना, मेरे साथ हो रही है ना, अरे मेरे साथ हो रही है। मैं इस डिबेट वाला अल्पसंख्यक हूँ, मैं इस डिबेट वाला अल्पसंख्यक हूँ। आपने 3 राजनेता को बुलाया। बंसल साहब आपने अपनी बारी में कह लिया, बंसल साहब ऐसा नहीं है क्या? मेरी बारी आई नहीं, इतना गुस्सा क्यों? मेरी बारी आई है बंसल साहब, आप मैं जब बोल रहा हूँ, आपको लिंक भेज दूंगी। बंसल साहब थोड़ा शांत होइए, इतना गुस्सा नहीं करते, शांत होगा, थोड़ा शांत होइए, पहले मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए, मुझे जब बोलने का मुझे पहले मेरी बात सुन लीजिए, आप बात सुन लीजिए, आपको लिंक भेज दूंगी, देख लीजिएगा आपने कितनी देर बोला है। अब प्रियंका जी को सुन लीजिए, इस पैनल में अकेली महिला है। प्रियंका जी को सुन लेते, दोबारा आपके पास आएंगे। बंसल साहब प्रियंका जी को सुन लेते हैं, प्रियंका जी को, एक महिला को मत दबाइए ना, फिर एक पैनल में 4 लोगों के पैनल में एक इकलौती महिला है प्रियंका जी, उनको सुन लेते हैं। महिला का सम्मान कर लीजिए, महिला का सम्मान कर लीजिए। अर्चना तो एंकर है हमारे पैनल में, गेस्ट में प्रियंका जी अकेली, उनको सुन। इतना गुस्सा, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, इतना गुस्सा मत। प्रियंका जी सुन लेते हैं, फिर बंसल साहब आपके पास आऊंगी आपके पास। प्रियंका जी बात खत्म, लेकिन कृपया बाकी लोगों को भी शांत करिए। बंसल साहब आपके पास आऊंगा, प्रियंका जी अपनी बात खत्म कीजिए प्लीज। देखिए मेरा सिर्फ इतना मानना है कि इनको अपना संकल्प पत्र निकाल लेना चाहिए और उसके बारे में बताना चाहिए कि हमने जितने संकल्प किए क्या पूरे किए। हमने 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी, नहीं दे पाए। हमने ये कहा था कि जो है हम गन्ने का भुगतान 14 दिन में कर देंगे, नहीं कर पाए। और ये भी बोले कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, बल्कि उसकी खाद की बोरी से 5 किलो खाद भी निकाल ली और किसानों के ऊपर जो है इन्होंने जीप भी चढ़ा दी। तो ये सवालों के जवाब देने पड़ेंगे ना इनको। रोड के गड्ढे कहाँ भरे इन्होंने? रोड पे तो सारे गड्ढे, आप जिस रोड पे निकल जाइए उस रोड पे गड्ढे हैं। आवारा छुट्टा जानवर जो फसलें खाए जा रहे हैं उनके बारे में क्यों नहीं बोलते? इलाहाबाद की सबसे बड़ी समस्या वो है। आप समस्याओं को तरफ देख ही नहीं चाहते हैं, आप ये देखना ही नहीं चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा अपराध हो रहा है, अल्पसंख्यकों के साथ सबसे ज्यादा अपराध हो रहा है, दलितों के साथ सबसे ज्यादा अपराध हो रहा है। जब धर्म संसद की बात आती है तो आप राजस्थान पे भाग जाते हैं। राजस्थान की तरफ देखिए, राजस्थान से बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, लेकिन जाइए ना, आप राजस्थान में जाते क्यों नहीं है? नहीं प्रियंका जी, सड़कों का मसला है, ठीक है, सड़कों के मसले को लोग स्वीकार सकते हैं, लेकिन रोजगार के मसले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमने रिकॉर्ड सरकारी रोजगार दिए, हमने प्राइवेट सेक्टर में रोजगार दिए, इन्वेस्टमेंट हुआ, स्वरोजगार से जोड़ा और लाखों लोगों को जोड़ा है।
आप 2 करोड़ कह रहे हैं। 11 लाख से ज्यादा बच्चों को रोजगार दिया गया, नौजवानों को 11 लाख से ज्यादा लोगों को, और गन्ने के भुगतान 1.44 लाख करोड़ रुपए गन्ने का भुगतान कर दिया। और ये योगी सरकार दावा करती है, पिछली सरकार का भी किया है। अरे काहे तक झूठ दावा करते हैं प्रियंका जी, प्रियंका जी, डॉक्टर राठी के पास 400 रुपया बोला था वो भी नहीं बढ़ा पाए। डॉक्टर राठी, क्या जो स्वास्थ्य सुविधाएं थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो सिर्फ 5 साल में ही बदल जाएगा? ये उम्मीद आप लोग कर रहे थे कि 5 साल में बिल्कुल एकदम बदल जाएगा और सब कुछ आदर्श स्थिति में पहुंच जाएगा, ऐसी कल्पना क्या आप करके बैठे थे? देखिए अर्चना जी, मुझे आज बड़ी हंसी आ रही है। आज ये सारे प्रवक्ता जो है मिलाकर के, बंसल जी और दूसरे का जो भी है बीजेपी प्रवक्ता, आज सारे बोलता रहे हर एक डिबेट पे बहुत प्रियंका जी कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है, बीजेपी की नहीं है। सुन लीजिए नहीं, आपको तथ्य बता दूं। दूसरी बात नहीं, वो मुझे पता है, वो अभी मैं बौखला रहे थे, वो उधर से चिल्ला रहे थे जो बंसल जी। तो दूसरी बात ये है कि जब बिजली की बात करते हैं, मेडिकल कॉलेजेस की बात करते हैं, मैं आपको तर्क की बात करता है, फैक्ट्स में फैक्ट्स बता रहा हूँ। और आप सहारनपुर में अल्पसंख्यकों की फिर बीच में बोले जो ना जी। अब अर्चना जी देखिए, मैं तो सामने बैठा था, ठीक है बंसल साहब सुन लीजिए, इसके बाद आपके पास आऊंगी, आपके पास बंसल साहब, देखिए बंसल साहब सुन लीजिए उनकी बात। अरे बंसल जी बौखलाइए मत, एक एक करके बोले और एक दूसरे पे कटाक्ष करने की जगह आप मुद्दे पे बात करें तो बेहतर होगा। राठी जी, आप मुद्दे की बात करें। बंसल साहब बोलने दीजिए, बंसल साहब। अर्चना जी, बांदा, बंसल जी शांत हो जाइए थोड़ी देर। और आजमगढ़ जी, देखिए अर्चना जी, बांदा, जालौन, आजमगढ़, सहारनपुर, इनमें जो 4 मेडिकल कॉलेज है वो स्टैब्लिश भी किए और चलाए भी, मैं उस बात का गवाह हूं। 3 साल ओपीडी होने के बाद एमबीबीएस की सीटें मिलती हैं। 400 सीट ये हो गया और एक और मेडिकल कॉलेज है, 500 सीटें एमबीबीएस के हमने भाई जो हमने बना करके चलाए। हम ज्यादा नहीं, हम फेंकते नहीं इनकी तरह। अब ये कह रहे हैं कि 36 मेडिकल कॉलेज चला दिए। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया कह रहा है सिर्फ कॉलेजों को मान्यता मिली, उसमें भी वो ओपीडी की मान्यता अभी एमबीबीएस सीटों की नहीं है। आपने भी देखा होगा, लकड़ी की बल्ली लगा दी, सीमेंट लगा दिया, तो मेडिकल कॉलेज चले नहीं। हम मुद्दों की ही बात करते हैं। दूसरा सवाल, बिजली घर की जहां तक बात है, 12, अनपरा डी, ललितपुर, मेजा, हरदुआगंज, परीक्षा, घाटमपुर और एक है एटा में जवाहरपुर। ये इसमें हमने 1, 2 और 3 की 660 सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट लगा करके हमने चलाया, कुछ इन्होंने रोक दिए। ये कह रहे बिजली बहुत ज्यादा थी। आप इन महानुभाव से पूछना, बीजेपी के दफ्तर से बिजली निकल रही है क्या? एक पावर प्लांट का पूछना, अब नाम पूछे पावर प्लांट। राठी साहब को क्यों अखिलेश यादव को 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा करना पड़ रहा है? मुकेश राजपूत साहब, क्या काम किया आप लोग? तो मेडिकल कॉलेज का दावा करते हैं, लेकिन राठी साहब कह रहे हैं मेडिकल कॉलेज कुछ बने नहीं। आप दावा करते हैं बिजली दी है, अब योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं 50% कम कर देंगे हम जो बिल आएगा उसका। क्या पहले क्यों ये नहीं किया गया? 5 साल भी पहले भी तो लोगों को राहत दी जा सकती थी। देखिए, मैं आपको बता दूं, राठी साहब तो हर चीज को भूल जाते हैं। आप देखिए कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी, पूरे उत्तर प्रदेश में गुंडा राज था। खोली हमारी और बंद तुम्हारी का शासन नारा दिया जाता था। बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती थी, किसानों की उनकी फसल सुरक्षित नहीं थी, लोगों के खेत सुरक्षित नहीं थे, गुंडा लोग, माफिया लोग जमीनों पर कब्जे कर रहे थे। आज योगी जी की सरकार में किसी समय आदमी चला जाए, गुंडा माफिया उत्तर प्रदेश छोड़ गए हैं या तो जेल में चले गए हैं। ठीक है, नहीं है जिन लोगों ने अपनी संपत्ति बनाई है अराजकता से, उनकी संपत्ति पर बुलडोजर चल रहे हैं। आज गुंडा माफिया दुबके हुए बैठे हुए हैं। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के जितने गुंडे अपराधी थे वो उत्तर प्रदेश छोड़ गए हैं। योगी जी का इतना दहशत है इन्हें, इसलिए ये बार बार चिल्लाते हैं। दूसरा हम बता दें कि उत्तर प्रदेश में चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे एक्सप्रेस वे हो, चाहे बिजली का मामला हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे किसी भी, चाहे रोडें हो, चाहे गैस हो, चाहे किसानों के लिए जो भी सुविधाएं मिल रही है, उनका गेहूं धान क्रय हो, सभी सुविधाएं उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार मिल रही है। लोगों को 2 बार, एक महीने में 2 बार लोगों को खाद्यान्न मिल रहा है। और खाद्यान्न ये ऐसा नहीं 5 किलो 1 यूनिट पर, और उसके साथ में ऑयल है, चीनी है और चना है। तो ये सब चीजें शिक्षा में सुधार हुआ है, स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, वैक्सीन बड़ी युद्ध स्तर पर लग रही है। ये चिल्ला रहे थे ये भाजपा की वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे, बाद में इन्होंने भी वैक्सीन अपनी लगवाई। राजपूत साहब, रोजगार दिया गया, ये जरा प्रियंका जी राठी साहब को बता दीजिए ना, क्योंकि आप लोग ये मुफ्त में तो दे रहे हैं। पैदा की
क्या ही बताएंगे, रोजगार। ठीक है विनोद बंसल साहब, ठीक है विनोद बंसल साहब नाराज थे। विनोद बंसल साहब के पास मैं जा रहा हूं, प्लीज सबसे गुजारिश है कि विनोद बंसल साहब जब कह रहे हो तो कम से कम 1 मिनट कोई नहीं बोलिएगा। विनोद बंसल साहब, मैं एक चीज जानना चाहता हूं, अभी भी हिंदू खतरे में क्या? 7 साल से देश में बीजेपी की सरकार है, 5 साल से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, फिर भी हिंदू खतरे में है क्या? देखिए, बात तो सरकारों से नहीं होती अकेली, सरकारें कुछ काम तो करती हैं, लेकिन जो धरातल पर जो लोग काम करने वाले लोग हैं, जो गैंग पहले से पुरानी सरकारों ने वहां पर तैनात कर रखी है, उसकी वजह से काम में कठिनाई तो आती है। आप देखिए कि लेकिन आप मुझे बताइए कि विश्व के अंदर एक ऐतिहासिक ये निर्णय है जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसको आपने लफ्ज़ियात से जो कनेक्ट करके और डिबेट को डाइवर्ट करने की कोशिश जो समझ रहे थे आप, मैं कुछ तथ्य रखना चाह रहा था कि सरकार का शासन क्या होता है और सरकार की मानसिकता क्या होती है। एक सरकार वो होती है जो कानून बनाती है, सिर्फ उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करती। एक वो होती है जो इम्प्लीमेंटेशन करती है लेकिन कानून ही नहीं बनाती। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश की ये योगी जी की सरकार ने ये करके दिखाया कि किस तरह से हम कानून बनाते भी हैं, कठोर भी बनाते हैं और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी किस तरह से सुनिश्चित करते हैं। आप देखिए कि कानून बनाने के 10 महीने के अंदर ही उत्तर प्रदेश में हिंदू सुरक्षित है ना बंसल साहब? देखिए उत्तर प्रदेश में हिंदू सुरक्षित है ना? हिंदुओं को खतरा तो नहीं है? अब 1-2 प्रश्न और हो तो पूछ लीजिए प्लीज, मैं आपको सारे जवाब दूंगा। मैं बिल्कुल टू द पॉइंट जवाब देता हूं, मैं दाएं नहीं होता। मैं बाकी पॉलिटिशियन, मैं चूंकि पॉलिटिशियन नहीं हूं इसलिए मैं दाएं भटकाने में विश्वास ही नहीं करता, लेकिन मैं जवाब दूं उससे पहले आप बीच में मैंने सिर्फ एड ऑन सवाल पूछा, जल्दी से कर दिए क्योंकि कार्यक्रम को वाइंड अप करने का वक्त हो गया है। बंसल साहब सर, मैं वही निवेदन कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि देखिए हिंदू खतरे में है कि नहीं है, ये आंकड़े सामने नजर आ रहे हैं। केस जब कानून बना एंटी लफ्जियात कानून, उसमें 135 केस 10 महीने के अंदर दर्ज हुए और 410 जिहादियों के विरुद्ध केस दर्ज हुए और नामजद रिपोर्ट 333 के खिलाफ हुई। आप इसमें से देखिए कि 225 गिरफ्तार हुए, 85 लोगों पर आरोप पत्र दाखिल हो चुके और 13 केस पूरी तरह से अंतिम रिपोर्ट दाखिल हो गई। ये आज तक किसी शासन में हुआ है क्या? मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, भारत की कोई एक सरकार बता दीजिए जिसमें इस तुरंतता के साथ में कोई निर्णय हुए हों। अब आप बात आते हैं, मैं देखिए हिंदुओं के खतरे की बात, तो हिंदुओं पर लगातार प्रहार हो रहे हैं। तौकीर रजा की जो बंसल साहब, राठी साहब कुछ कहना चाहते हैं? राठी साहब 10 सेकंड का वक्त है, अगर आप कुछ कह सकें 10 सेकंड में। अगर कार सेवा होती है बंसल साहब 10 सेकंड दे लेते हैं, विपक्ष को भी सुन लेते हैं। राठी साहब 10 सेकंड। कुंदन जी, बंसल साहब को सारी चीजें दिखाई दी सरकार की, लेकिन मनीष गुप्ता के हत्यारे नहीं दिखे। किसानों को गाड़ी से रोंदने वाले का पिताजी इनको अभी तक नहीं दिखाई दिया और ये कह रहे हैं कि यहाँ तो प्रदेश से माफिया और सब भाग गए। अगर भाग गए तो भैया एनकाउंटर किसके चल रहे हैं? अगर माफिया चले गए तो एनकाउंटर किसके हैं? फिर निर्दोष लोगों को मार रहे हो, उसका मतलब तुम नहीं, तुम अपनी बातों में विरोधाभास चल रहा है। कोई कहता है माफिया है ही नहीं उत्तर प्रदेश में, उधर पता चलता है कार्रवाई होगी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है चुन चुन के। अजय टहरी क्या है? अर्चना जी चलिए वक्त इतना ही था। राठी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शरीक होने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल असल मुद्दों के इतर सपने में भगवान आते हैं, क्या कहते हैं, इस पर सियासत और आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है उत्तर प्रदेश की सियासत में। फिलहाल इस खास